विराट, क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? बलवंत रायजादा ने अपने बगल में बैठे विराट की तरफ देखकर पूछा। दादाजी, मैं ऐसे लोगों को बस 10 चालों के अंदर धूल चटा सकता हूं। विराट ने पूरे घमंड और आत्मविश्वास के साथ कहा। बहुत बढ़िया, जाओ जाकर शमशेर सिंह के परिवार को हमारे रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी की ताकत का एहसास करा दो। बलवंत रायजादा ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। जी दादाजी। विराट हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ा और फिर अचानक से उसने एक लंबी छलांग लगाई। हवा में एक शानदार कलाबाजी खाते हुए वो सीधे अखाड़े के बीचों बीच जा उतरा। कचरा शमशेर सिंह के परिवार, देखते हैं कि क्या तुम मेरी 10 चालें सहने की औकात रखते हो। विराट ने बिना वक्त बर्बाद किए हमला बोल दिया। उसने अपनी बेहद खूबसूरत मुक्केबाजी की तकनीक का मुजाहिरा करते हुए पागलों की तरह शौर्य सिंह पर धावा बोल दिया, लेकिन शौर्य सिंह ने वार से बचने की कोशिश तक नहीं की। उसकी आंखों में बस हिकारत भरी हुई थी और जब विराट बिल्कुल उसके करीब आ गया तभी उसने आगे कदम बढ़ाया, अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। चटाक! उस एक थप्पड़ के साथ ही हवा में खून की एक सुंदर सी लकीर बन गई। वो विराट जो कुछ पल पहले एक शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब वो किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया और जमीन पर धड़ाम से जा गिरा। उसने सिर्फ एक चाल का इस्तेमाल किया था। रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर एक लड़ाका, वो विराट जो महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, शमशेर सिंह के परिवार के उस लड़के का एक वार भी नहीं सह पाया। ये हार सच में बहुत शर्मनाक थी। क्या बात है, शौर्य सिंह नाम का ये लड़का महारथी क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचना, क्या ये लड़का भविष्य में सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ देगा? ये है एक असली जीनियस। उस पल चारों तरफ बस अफरा तफरी मच गई। लोग शौर्य सिंह की ताकत को देखकर इतने सदमे में थे कि हर तरफ से हैरानियों भरी चीखें गूंज रही थी। विराट को सिर्फ एक थप्पड़ में हरा देना, ये उसकी नंगी और खौफनाक ताकत का सबूत था। शमशेर सिंह के बेटे में इतना हुनर है? बलवंत रायजादा का चेहरा सफेद पड़ गया था और उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। विराट सिर्फ हारा नहीं था, बल्कि वो बहुत ही बुरी और जिल्लत भरी मौत हारा था। इसके साथ ही हर किसी को ये बात समझ आ गई थी कि रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी शमशेर सिंह के परिवार की युवा पीढ़ी के सामने कुछ भी नहीं थी। वो लोग उनका एक वार भी सहने के लायक नहीं थे। बलवंत रायजादा को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने सरेआम उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हो। वो पूरी तरह से बेइज्जत हो चुके थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? क्या वो अपने पोते की काबिलियत पर सवाल उठा सकते थे? आखिरकार उनके खुद के रायजादा परिवार के इतिहास में भी आज तक ऐसा कोई बेजोड़ और ताकतवर इंसान पैदा नहीं हुआ था। हा, तो रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी बस इतनी ही है? शमशेर सिंह अपनी घमंडी हंसी हंसता हुआ अपने परिवार वालों के साथ शौर्य सिंह वाले अखाड़े की तरफ बढ़ा। क्या रायजादा परिवार में कोई ऐसा माई का लाल है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता हो? शौर्य सिंह किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं था। उसने रायजादा परिवार की पूरी युवा पीढ़ी पर हिकारत भरी नजरें डाली। उस वक्त भले ही रायजादा परिवार का हर एक इंसान गुस्से से उबल रहा था, लेकिन किसी में भी उस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो शौर्य सिंह को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते। और अगर वो इसके बावजूद अखाड़े में गए तो इसका मतलब होगा खुद को सरेआम जलील करवाना, और फिर लोग उनकी और भी ज्यादा थू थू करेंगे। रहने दे शौर्य, रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी में से कोई भी तुझे हराने की औकात नहीं रखता। जाने दे इन बेचारों को, शमशेर सिंह ने हंसते हुए कहा, और उसकी आवाज में एक गहरा तंज और मजाक था। हम अपना मजाक उड़ाने का मकसद पूरा होने के बाद शौर्य सिंह ने ठंडी सांस ली और अपने पिता के साथ वहां से जाने की तैयारी करने लगा। मैं इस चुनौती को मंजूर करता हूं, लेकिन ठीक उसी वक्त बिजली के कड़कने जैसी एक आवाज गूंजी। उसी के साथ एक परछाई हवा में उछली और एक बेहद सुंदर अंदाज में सीधे अखाड़े पर आ उतरी। ध्रुव! अखाड़े पर उस इंसान को देखकर हर कोई सन्न रह गया। ध्रुव, वापस आ जाओ! संग्राम जोर से चिल्लाए। उन्हें डर था कि कहीं ध्रुव का भी वही हाल ना हो जो विराट का हुआ था। सच में
कितनी शर्म की बात है। बलवंत रायजादा का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया था। उन्हें लग रहा था कि ध्रुव की यह हरकत रायजादा परिवार की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी। बच्चे, तुझे सच में लगता है कि तू जीत सकता है? शौर्य सिंह ने ध्रुव को एक बेहद घटिया और नीची नजरों से देखा। उसकी नजरों में ध्रुव की कोई हैसियत ही नहीं थी। आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा। ध्रुव ने एकदम शांत मुस्कान के साथ कहा। बहुत बढ़िया। शौर्य सिंह आगे की तरफ लपका और पल भर में एक तेज हवा का झोंका पैदा हो गया। पलक झपकते ही वो ध्रुव के एकदम सामने खड़ा था। उसने फिर से उसी थप्पड़ का इस्तेमाल किया और उसी जगह पर निशाना लगाया। वो चाहता था कि ध्रुव भी विराट की ही तरह एक जिल्लत भरी हार का सामना करे। उस पल रायजादा परिवार के कुछ लोगों ने अपने चेहरे घुमा लिए, क्योंकि वो ये नजारा नहीं देख सकते थे। उन्हें ध्रुव के लिए कोई बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो बस ध्रुव को हार कर रायजादा परिवार की इज्जत का और जनाजा निकालते हुए नहीं देखना चाहते थे। शू। लेकिन ठीक जब सबको लगा कि ध्रुव की हार पक्की है, ध्रुव का शरीर हल्का सा एक तरफ झुका और उसने बड़ी आसानी से शौर्य सिंह के उस वार को चकमा दे दिया। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने शौर्य सिंह के चेहरे पर एक जोरदार उलटा थप्पड़ जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। ये ध्रुव की रफ्तार सच में बहुत तेज थी और जो शौर्य सिंह उसे अब तक कमजोर समझ रहा था, वो पल भर में सदमे में आ गया। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ उठाया ताकि वो ध्रुव के उस थप्पड़ को ताकत से रोक सके, लेकिन जैसे ही शौर्य सिंह का हाथ ध्रुव के हाथ से टकराने वाला था, ध्रुव का हाथ अचानक से लहराया और आखिरकार गायब हो गया। लानत है, ये कोई बहुत ही उन्नत और गुप्त कौशल है। शौर्य सिंह अपने तजुर्बे से उस हमले पर प्रतिक्रिया देने में कामयाब रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ध्रुव की भ्रमजाल हथेली पहले ही शौर्य सिंह की छाती पर एक जोरदार प्रहार कर चुकी थी। धड़ाम, टप टप टप। वो प्रहार सीधा सीने पर लगा और शौर्य सिंह कुछ कदम पीछे की तरफ धकेल दिया गया। उस वार में इतनी ताकत थी कि वो अखाड़े से नीचे गिरते गिरते बचा। देखो, ध्रुव ने सच में शौर्य सिंह पर एक वार कर दिया। कितनी जबरदस्त तकनीक है। उसने महारथी क्षेत्र के 7वें स्तर वाले इंसान पर भी पलड़ा भारी कर लिया है। चारों तरफ हैरानी भरी चीखें गूंज उठी और हर किसी को लग रहा था कि ये नजारा उनकी सोच से भी परे है। यहाँ तक कि रायजादा परिवार के वो लोग जो ध्रुव से नफरत करते थे, वो भी अपनी आंखें फाड़े खड़े थे और उनके चेहरों पर सदमा साफ झलक रहा था। वो थप्पड़ जिसने विराट को एक ही वार में चित्त कर दिया था, ध्रुव ने न सिर्फ उसे चकमा दिया, बल्कि उसने पलटकर शौर्य सिंह को टक्कर भी दे दी। इसका क्या मतलब था? कम से कम इसका मतलब ये तो था ही कि ध्रुव की ताकत विराट से कहीं ज्यादा थी। बाकियों की तो छोड़िए, जो बलवंत रायजादा कुछ पल पहले गुस्से में उबल रहे थे, अब वो भी बहुत ध्यान से उस मुकाबले को देख रहे थे और उनकी आंखों में हैरत भर गई थी। तुम में थोड़ा हुनर तो है, लेकिन इस बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं खाने वाला हूं। धड़ाम! शौर्य सिंह ने अचानक आगे की तरफ कदम बढ़ाया और उसके उस भारी कदम से पूरा अखाड़ा थोड़ा सा कांप गया। एक खौफनाक ताकत के साथ वो एक बार फिर ध्रुव के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। हवा में मुक्कों की परछाइयां छा गईं, जो अपने साथ एक बहुत तेज और तूफानी हवा लेकर आई थी। वो किसी ऐसी आंधी की तरह थे जो बारिश के साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर देती है। क्लास 3 कौशल। भीड़ सन्न रह गई। वो साफ देख सकते थे कि शौर्य सिंह एक क्लास 3 कौशल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें उसने महारत हासिल कर रखी थी। ध्रुव के लिए इस तरह के कौशल और इतनी भयंकर ताकत का सामना कर पाना लगभग नामुमकिन था। ये बिल्कुल सही वक्त पर आया है, लेकिन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव शौर्य सिंह के उन जबरदस्त हमलों से पीछे नहीं हटेगा। उसके दोनों हाथों की हरकतों के साथ हवा में अनगिनत हथेलियों की परछाइयां बनने लगी। हथेली की हर एक परछाई एकदम असली लग रही थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव के शरीर से अनगिनत हाथ निकल आए हों। उस हमले से जो ऊर्जा निकल रही थी, वो शौर्य सिंह के हमले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और खौफनाक थी। धड़ 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 वो अनगिनत मुक्के अनगिनत हथेलियों से जा टकराए। इस लड़ाई में उस वक्त किसी का भी पलड़ा भारी नहीं लग रहा था।
उस पल भीड़ फिर से खुशी और रोमांच से उबल पड़ी। अगर ध्रुव ने सिर्फ एक क्लास 3 कौशल का इस्तेमाल किया होता तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसने उस क्लास 3 कौशल का इस्तेमाल इतने ऊंचे और महारत वाले स्तर पर किया था कि उसने शौर्य सिंह की बराबरी कर ली थी। और ये बात ध्यान रखने वाली थी कि ध्रुव अभी सिर्फ 6ठे स्तर पर था, जबकि उसका विरोधी 7वें स्तर का लड़ाका था। ये ध्रुव सच में इस कौशल का इस्तेमाल कर रहा है? कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद समर्थ को अचानक कुछ समझ आया और उसके चेहरे का सदमा और भी गहरा हो गया। समर्थ, ध्रुव किस कौशल का इस्तेमाल कर रहा है? अचानक उसके बगल में एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वो बलवंत रायजादा थे। बलवंत रायजादा के चेहरे पर भी हैरानी छाई हुई थी, लेकिन जिस नजरों से वो ध्रुव को देख रहे थे उनमें इस सवाल का जवाब जानने की एक गहरी तड़प थी। महाप्राण क्षेत्र का एक अनुभवी लड़ाका होने के नाते बलवंत रायजादा ने भी यह भांप लिया था कि ध्रुव भी एक क्लास 3 कौशल का इस्तेमाल कर रहा था और उसका कौशल शौर्य के कौशल से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और गहरा था। उनके तजुर्बे के हिसाब से इस तरह के कौशल को सीखना और उसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पहले ही इसमें पूरी तरह से पारंगत हो चुका है। इसलिए हैरानी के साथ साथ उनके मन में यह जानने की गहरी बेचैनी भी थी कि आखिर यह कौन सा कौशल है। दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ध्रुव जिस कौशल का इस्तेमाल कर रहा है वो पूरे नीलकंठ संप्रदाय के अंदरूनी शिष्यों के लिए सबसे मुश्किल कौशल है। ब्रह्मजाल हथेली, समर्थ ने बेहद गंभीरता से कहा। क्या पूरे अंदरूनी इलाके का सबसे मुश्किल कौशल? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना प्रभावशाली होगा। बलवंत रायजादा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, इस साल की अंदरूनी शिष्य परीक्षा में एक ऐसा बेखौफ लड़ाका था जिसने अकेले ही 40 खूंखार दरिंदों का सामना किया था। बाकी शिष्यों के पहुंचने से पहले ही उसने उन सभी दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया और पहला स्थान हासिल करके इनाम अपने नाम कर लिया। और हमें पूरा यकीन है कि वो बेखौफ लड़ाका कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही है। समर्थ ने अपनी बात पूरी की। समर्थ की ये बातें सुनकर बलवंत रायजादा का चेहरा एक बार फिर से बदल गया। वो इतने बड़े सदमे में थे कि उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें घुमाकर अखाड़े पर खड़े ध्रुव को देखा, लेकिन इस बार उनकी नजरों में ध्रुव के लिए एक अलग ही सम्मान और चमक थी। उस पल उनके दिल में बस एक ही ख्याल आया, शायद ध्रुव सच में रायजादा परिवार की खोई हुई इज्जत वापस ला सकता है। पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि परिवार की इज्जत बचाने का दारोमदार इस बच्चे पर आ जाएगा। आखिरकार वो खून से रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं था, लेकिन अभी ध्रुव ही उनकी आखिरी और इकलौती उम्मीद था। शूं शूं, ध्रुव और शौर्य के बीच चल रही उस जबरदस्त टक्कर में यह बता पाना लगभग नामुमकिन था कि किसका पलड़ा भारी है। तमाशा देख रहे लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है, लेकिन अखाड़े पर खड़े शौर्य का चेहरा अब उतरने लगा था। वो अपनी ताकत और कौशल से ध्रुव पर कोई दबाव नहीं बना पा रहा था। दोनों बस एक दूसरे की बराबरी कर रहे थे। लगातार कई बार हमलों का आदान प्रदान करने के बाद शौर्य की सांसें अब उखड़ने लगी थीं, लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो थकान नाम की कोई चीज उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा है। ये लड़का जानबूझकर मुकाबले को खींच रहा है ताकि मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाए। शौर्य को अब दाल में कुछ काला लगने लगा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, लगता है मुझे इस खेल को जल्दी खत्म करना होगा। इतना सोचते ही शौर्य ने अपनी रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी। उसने अपना कौशल बदल दिया और अचानक उसके शरीर से एक अथाह दबाव बाहर निकलने लगा। उसके आसपास का पूरा माहौल ही पल भर में बेहद तनावपूर्ण और भारी हो गया। ध्रुव साफ महसूस कर सकता था कि शौर्य की उस हरकत से पूरा अखाड़ा अब और भी जोर से कांपने लगा है। शौर्य की दोनों मुट्ठियों पर एक चमकीली चांदी जैसी सफेद परत चढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों पर फौलाद चढ़ गया हो और उसी अजेय ऊर्जा के साथ
वो ध्रुव की तरफ हवा को चीरता हुआ लपका। क्लास 4 कौशल। शौर्य की उस ज्वालामुखी जैसी फटती हुई ताकत को महसूस करके वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। यहाँ तक कि बलवंत रायजादा, जो अभी अभी शांत हुए थे, उनका चेहरा भी फिर से सदमे से पीला पड़ गया। क्लास 4 कौशल ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आम शिष्य आसानी से सीख ले। उस मार्शल आर्ट्स अखाड़े में बहुत सी अलग अलग ताकतें और बड़े बड़े महारथी मौजूद थे, लेकिन इतने सारे लोगों में से शायद ही कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके पास कोई क्लास 4 कौशल हो। यहां तक कि खुद बलवंत रायजादा के पास भी ऐसा कोई कौशल नहीं था। इसकी वजह बहुत ही साफ थी। जो भी साधक क्लास 4 कौशल में महारत हासिल कर सकता था, वो अपने अपने संप्रदायों में निस्संदेह बहुत ही अहम और रुतबे वाले लोग होते थे। ऐसे इंसान का भविष्य कभी भी इस जैसी छोटी सी जगह तक सीमित नहीं रह सकता था। और तो और, न सिर्फ क्लास 4 कौशल का मिलना लगभग नामुमकिन था, बल्कि इसे सीखना और भी ज्यादा मुश्किल काम था। अगर किसी को ये कौशल मिल भी जाए तो वो इसे आसानी से समझ नहीं सकता था। इसलिए शौर्य का क्लास 4 कौशल इस्तेमाल करना हर किसी को चौंकाने के लिए काफी था। भले ही उसने अभी तक उस क्लास 4 कौशल की पूरी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया था, लेकिन वो इसे जिस हद तक भी इस्तेमाल कर पा रहा था, वो उसे एक सच्चा जीनियस कहलाने के लिए काफी था। हार गया, ध्रुव हार गया। वहां खड़े अनगिनत लोगों के दिलों से यही एक आवाज आ रही थी। लेकिन अगर वो हार भी जाता तो ये कोई नाइंसाफी नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं था कि ध्रुव कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विरोधी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार ध्रुव अभी भी बहुत छोटा था। महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर की ताकत का इस्तेमाल करके शौर्य को इस हद तक मजबूर कर देना, यह ध्रुव की बेमिसाल काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत था। अगर ध्रुव भी शौर्य की उम्र का होता तो शायद आज इस मुकाबले का नतीजा कुछ और ही होता। भले ही हर किसी को यकीन हो गया था कि ध्रुव की हार पक्की है, लेकिन किसी ने भी अपने मन में उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि उन सब के दिलों में ध्रुव भी एक बहुत बड़ा जीनियस बन चुका था। शू, लेकिन ठीक उसी वक्त ध्रुव ने भी अपना कौशल बदल दिया। उसने अपने शरीर को ढके हुए उन अनगिनत मुक्कों को रोक दिया और उसकी जगह एक धुंधली परछाई ने ले ली। ध्रुव ने हवा की रफ्तार से शौर्य के उस भारी वार को चकमा दे दिया। बस शौर्य के ठीक पीछे एक शरीर तेजी से घूम रहा था। वहां एक तेज आंधी उठने लगी थी और हवा में आसमानी बिजली की चिंगारियां फूट रही थी। उस हमले की रफ्तार और ऊर्जा शौर्य के पिछले हमले से किसी भी तरह से कम नहीं थी, बल्कि वो उससे भी कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। हे भगवान, ये तो क्लास 4 कौशल है। ध्रुव भी एक क्लास 4 कौशल का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि शौर्य ने लोगों को चौंका दिया था, तो ध्रुव की इस हरकत ने तो सच में लोगों को पागल ही कर दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर की ताकत, और तो और वो एक क्लास 4 कौशल का भी इस्तेमाल कर सकता था। ये लड़का तो सच में सारे नियम और हदें तोड़ चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज अभी भी शौर्य के ठीक पीछे खड़ी थी। कड़क। ध्रुव ने चाबुक की तरह अपना पैर हवा में लहराया और बिजली की चिंगारियों के साथ उसका वो पैर सीधा शौर्य की तरफ बढ़ा। लानत है, शौर्य की हिम्मत नहीं हुई कि वो जरा भी सुस्त पड़े। उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे खींचे, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि ध्रुव की उस किक में कितनी जबरदस्त ताकत थी। शू, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव अचानक अपनी उस बिजली जैसी तेज किक को हवा में ही रोक लेगा। ध्रुव ने अपने हमले का कोण बदल दिया और शौर्य की कमर पर निशाना साधते हुए अपना पैर पूरी ताकत से घुमा दिया। धड़ाम! ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि शौर्य को कुछ समझकर प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। ध्रुव का पैर पूरी बेरहमी के साथ उसकी कमर पर जा लगा। हड्डियों के चटकने की एक जोरदार आवाज आई और शौर्य हवा में उड़ता हुआ सीधे अखाड़े से बाहर जा गिरा। शौर्य! ये भयानक नजारा देखकर शमशेर सिंह और उसके बाकी लोग सदमे में आ गए। वो भागते हुए गए ताकि उसे सहारा दे सके। मुझे मत हिलाओ! अचानक शौर्य दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया। टूट गई, मेरी कमर टूट गई है। क्या?
वो पूरी जगह मानो सन्न रह गई। शौर्य हार गया था। एक नामी संप्रदाय का शिष्य, एक नौजवान जो महारठी क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, वो हार गया था। और वो एक ऐसे इंसान से हारा था जो उससे उम्र में पूरे 2 साल छोटा था और सिर्फ महारठी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। हुर्रे! अचानक तमाशा देख रहे सारे लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंजा दिया। कुछ लोग तो खुशी से झूमने लगे और लगातार ध्रुव का नाम पुकारने लगे। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। एक 15 साल का लड़का जिसके पास महारठी क्षेत्र के 6ठे स्तर की साधना थी, जो क्लास 4 कौशल का इस्तेमाल कर सकता था और जिसने अपने 7वें स्तर वाले विरोधी को इतनी बुरी तरह धूल चटा दी थी। उसे एक जीनियस कहना तो उसके हुनर की तौहीन होगी। वो सच में एक ताकतवर राक्षस था। ये मुकाबले सच में बहुत ही शानदार और बेजोड़ थे। भले ही आखिरी वार सिर्फ पलक झपकने भर के वक्त में खत्म हो गया था, लेकिन इसने लोगों के दिलों में एक अजीब सा सुकून और रोमांच भर दिया था। रायजादा परिवार में एक ऐसा खतरनाक लड़ाका पैदा हो गया है। लगता है भविष्य में हमें रायजादा परिवार के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने होंगे। कुछ लोगों ने तो पहले ही मन रायजादा परिवार के साथ अपने संपर्क बढ़ाने का फैसला कर लिया था और इसका इकलौता कारण ध्रुव जैसे एक बेजोड़ लड़ाके का रायजादा परिवार में होना था। जिस रायजादा परिवार के पास ध्रुव जैसा इंसान हो, उनकी कामयाबी के आड़े अब सिर्फ वक्त आ सकता था। भविष्य में वो रायजादा परिवार को ऊंचाइयों पर जाने से रोकना भी चाहें तो नहीं रोक पाएंगे। इसलिए बहुत से लोगों ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उन्हें लग रहा था कि अगर वो अभी से रायजादा परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बना लें तो शायद भविष्य में उन्हें एक बहुत बड़ी और अजेय ताकत का सहारा मिल सकेगा। शूम! ध्रुव अखाड़े से नीचे कूद गया। उसने भीड़ की चीख पुकार और तालियों का लुत्फ उठाने में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधे मार्शल आर्ट्स अखाड़े के बाहर निकल गया। ध्रुव को इस तरह जाते देख किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिर्फ बलवंत रायजादा ही थे जिन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ दबी हुई आवाज में कहा, लगता है इस लड़के के दिल में बहुत गहरी नाराजगी और कड़वाहट भरी हुई है। मार्शल आर्ट्स अखाड़े से बाहर निकलने के बाद ध्रुव सीधा अपने भाई अभय के कमरे में गया। विराट का वो मुक्का सच में बहुत खौफनाक था और अभय को उसका बहुत ही गहरा और भारी घाव लगा था। पूरे 4 घंटे तक बेहोश रहने के बाद अभय आखिरकार धीरे धीरे होश में आ रहा था। ध्रुव, बाहर क्या हुआ है? इतनी शोर शराबा क्यों है? अभय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर मार्शल आर्ट्स अखाड़े में क्या तूफान आ चुका है। कुछ भी नहीं। ध्रुव की मुस्कान बेहद शांत और ठंडी थी। लगता है 6ठे चाचा अब परिवार के मुखिया बन गए हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं जीत जाता तो शायद पिताजी। अभय खुद को कोसते हुए अफसोस जताने लगा। अभय, क्या अब तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? लेकिन ठीक उसी वक्त बलवंत रायजादा कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे संग्राम, अक्षत, गजेंद्र और रायजादा परिवार के बाकी सारे बड़े बुजुर्ग भी थे। दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बलवंत रायजादा को देखते ही अभय तुरंत उठकर बैठ गया। वो अपने दादा का अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर तुम ठीक हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बलवंत रायजादा हल्के से मुस्कुराए और उनके चेहरे पर एक ऐसी प्यार और ममता भरी चमक आ गई जो वहां बहुत कम ही देखने को मिलती थी। फिर उन्होंने अपने पीछे खड़े गजेंद्र की तरफ एक तीखी नजर डाली। उनका इशारा समझते ही गजेंद्र ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, अभय, ये सब उस लड़के विराट के घटिया और गलत तरीके से किए गए हमले की वजह से हुआ है, लेकिन तुम इसे दिल पर मत लेना, क्योंकि सच कहूं तो उसकी चोटें अब तुम्हारी चोटों से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्या विराट को भी चोट लगी है? अभय थोड़ा हैरान रह गया। गजेंद्र ने एक बहुत ही कड़वी और फीकी सी हंसी हंसी, लेकिन वो कुछ और नहीं बोल सका। उसने बस बहुत ही अजीब नजरों से ध्रुव की तरफ देखा। गजेंद्र की नजरों का पीछा करते हुए अभय ने पहले तो खाली नजरों से ध्रुव को देखा, लेकिन कुछ ही देर में जैसे उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे का रंग सदमे और हैरानी से पूरी तरह बदल गया।
ठीक उसी वक्त बलवंत रायजादा ने फिर से बोलना शुरू किया। ध्रुव, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आज सच में शमशेर सिंह के परिवार ने हमारी बची खुची इज्जत को भी अपने पैरों तले रौंद दिया होता। ये कहते कहते बलवंत रायजादा ने अपनी जेब से 10 संत आत्मा घास निकाली और ध्रुव की तरफ बढ़ा दी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। मुकाबले में पहला स्थान हासिल करने वाले को सिर्फ 2 संत आत्मा घास का इनाम मिलना था, लेकिन यहाँ बलवंत रायजादा ने एक ही झटके में 10 घास निकाल दी थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। दादाजी, इसका क्या मतलब है? ध्रुव ने ऐसे नाटक किया मानो उसे कुछ समझ नहीं आया। ये तुम्हारा हक है, इसे रख लो। अगर तुम इसे रख लोगे तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। ये बोलते वक्त बलवंत रायजादा के चेहरे पर एक गहरी माफी और पछतावा साफ झलक रहा था। भले ही उन्होंने खुद कभी ध्रुव के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन लोगों को रोका भी नहीं जो ध्रुव को परेशान करते थे और उसे जलील करते थे। इसका कारण भी बहुत साफ था, क्योंकि वो खुद भी अंदर ही अंदर ध्रुव को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज अगर ध्रुव न होता तो उनका रायजादा परिवार पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाता, और ये ध्रुव ही था जिसकी वजह से आज रायजादा परिवार का रुतबा कई गुना बढ़ गया था। अभी कुछ देर पहले ही अलग अलग ताकतों के कई बड़े लोगों ने आकर रायजादा परिवार के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाने की इच्छा जाहिर की थी। बलवंत रायजादा अच्छी तरह से जानते थे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की वजह से मुमकिन हो पाया था, और इसी वजह से वो ध्रुव के सामने खुद को और भी ज्यादा अपराधी महसूस कर रहे थे। ध्रुव को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर संग्राम ने तुरंत उसे घास ले लेने का इशारा किया। तो फिर आपका शुक्रिया दादाजी। ध्रुव ने वो संत आत्मा घास अपने हाथों में ले तो ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई मुस्कान नहीं थी। बलवंत रायजादा को ध्रुव के इस ठंडे बर्ताव का कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि वो अंदर से खुश थे। वो पलटे और संग्राम से बोले, आज के बाद से ध्रुव को हर साल 5 संत आत्मा घास अलग से दी जाएंगी। बलवंत रायजादा के इन शब्दों ने बाकियों को तो छोड़ा, खुद संग्राम को भी बहुत बड़े सदमे में डाल दिया था। रायजादा परिवार के इतिहास में आज तक किसी को ऐसा शाही बर्ताव नहीं मिला था, और यह साफ था कि बलवंत रायजादा अब ध्रुव को निखारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हालांकि उस वक्त गजेंद्र और बाकियों के चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ा हुआ था, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि रायजादा परिवार में बलवंत रायजादा के शब्द पत्थर की लकीर थे। भले ही परिवार के मुखिया की कुर्सी किसी और को मिल जाए, लेकिन फिर भी रायजादा परिवार के असली बॉस वही थे। तुम तीनों आराम से बातें करो, और हाँ, अभय के इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। भले ही आज तुम मुखिया बन गए हो, लेकिन अपने परिवार के रिश्तों को कभी नजरअंदाज मत करना। बलवंत रायजादा ने संग्राम को समझाते हुए कहा। मैं समझ गया पिताजी, संग्राम ने सम्मान के साथ जवाब दिया। बलवंत रायजादा ने एक आखिरी बार ध्रुव की तरफ देखा, और ध्रुव के उस बर्फीले चेहरे को देखकर वो एक अजीब सी हंसी हंसे और बाकी सबको साथ लेकर वहां से चले गए। पिताजी, आपने ध्रुव का बर्ताव देखा? वो सच में बहुत ही। जैसे ही वो सब अहाते से बाहर निकले, गजेंद्र ने ध्रुव के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो। लेकिन इसके जवाब में उसे बलवंत रायजादा की एक खौफनाक और गुस्से से भरी दहाड़ ही सुनने को मिली। उन्होंने उस पूरी भीड़ की तरफ उंगली उठाई और एक बेहद बर्फीले और खौफनाक लहजे में कहा, तुम सब कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज के बाद मैं किसी के भी मुंह से ध्रुव के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनना चाहता। अगर मैंने कुछ सुना तो चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना किसी रहम के परिवार के सबसे सख्त नियमों के तहत सजा दी जाएगी। ये शब्द सुनते ही गजेंद्र और बाकियों के चेहरे सदमे से सफेद पड़ गए। उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अब अच्छी तरह से जान गए थे कि भविष्य में वो रायजादा परिवार में कभी भी ध्रुव से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। पिताजी, क्या अब आप मुखिया बन गए हैं? कमरे के अंदर ध्रुव ने एक बेहद खुशी और हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा। हाँ,
और ये मुखिया की कुर्सी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है मेरे प्यारे बेटे। संग्राम का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमने अपने अंदर इतने सारे राज और ताकतें छुपा रखी थीं। हे अपने पिता से ये तारीफ सुनकर ध्रुव भी बहुत खुशी से मुस्कुराया। उसने इतनी कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो अपने पिता का घमंड बन सके, और आज ऐसा लग रहा था मानो उसकी वो मुराद पूरी हो गई थी। पिताजी, भाई, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिरकार पूरी तरह से उलझन में फंसे अभय ने पूछ ही लिया। ये सुनकर संग्राम पहले तो मुस्कुराए और फिर उन्होंने मार्शल आर्ट्स अखाड़े में ध्रुव के जाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक करके तफसील से बताया। इसमें शमशेर सिंह के परिवार का बेइज्जत होकर जाना, बलवंत रायजादा का संग्राम को मुखिया बनाने का ऐलान करना और अलग अलग ताकतों का उनके परिवार के साथ रिश्ते बनाने की बात सब कुछ शामिल था। ये सब जानने के बाद अभय का मुंह खुला का खुला रह गया और वो इतने बड़े सदमे में था कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। ध्रुव के लिए उसकी नजरें अब एक अजीब से सम्मान और उलझन से भर गई थी। उसने सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई इतना खतरनाक और बेजोड़ लड़ाका बन जाएगा। लेकिन चाहे जो भी हो, ध्रुव का बड़ा भाई होने के नाते उसे अंदर ही अंदर ध्रुव के लिए बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो अब जान गया था कि उसके भाई को अब उसकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जलसे के खत्म होने के बाद ध्रुव उस पूरे इलाके में 100 मील के दायरे में सबसे बड़ा और इकलौता चर्चा का विषय बन गया था। बहुत से लोग जान गए थे कि रायजादा परिवार में एक ऐसा 15 साल का जीनियस लड़ाका पैदा हुआ है जो सबसे अलग है। कुछ लोगों ने तो ध्रुव के बारे में इतनी बड़ा छड़ाकर बातें फैलाई कि वो बातें किसी तिलिस्म या जादू जैसी लगने लगी थी। कोई कह रहा था कि उसने अपने एक पैर से पूरा अखाड़ा फाड़ दिया था। कोई कह रहा था कि उसकी एक सांस से आंधी आ गई थी। और ये सब सुनकर वो इंसान कम और कोई देवता ज्यादा लगने लगा था। कुछ लोगों को तो ये शक होने लगा था कि ध्रुव कोई इंसान है भी या नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, ध्रुव अब उस पूरे पहाड़ी इलाके में सबसे मशहूर इंसान बन चुका था, खासकर रायजादा परिवार के अंदर। बलवंत रायजादा के खौफ और दबाव की वजह से किसी में भी ध्रुव के खिलाफ कुछ भी गलत बोलने या उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं थी। अब उनके पास ध्रुव के सामने झुकने और उसे एक नए और ताकतवर इंसान के रूप में कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी दिन ध्रुव और बाकी सब लोग नीलकंठ संप्रदाय में वापस लौट गए। जाते वक्त ध्रुव ने अभय को एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा कि वो इसे ध्रुव के जाने के बाद ही खोले। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ रखा है। उस पर्ची में बस यही लिखा था। घोड़ों पर सवार होकर दूर जाते हुए ध्रुव और बाकियों को देखकर अभय ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई आखिर क्या खेल खेल रहा था। लेकिन अपने कमरे में वापस आने के बाद उसने जिज्ञासा में अपना तकिया उठाया ही लिया। तकिया उठाते वक्त अभय का चेहरा बहुत शांत था, क्योंकि उसे लगा कि कोई छोटी मोटी चीज होगी। लेकिन तकिए के नीचे जो रखा था उसे देखकर उसके चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे समुद्र में अचानक कोई भयंकर लहर उठ गई हो। वहां उसके तकिए के नीचे 10 संत आत्मा घास रखी हुई थी। ये रकम उस ध्रुव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसने 2 दिव्य आत्मा मोती और दर्जनों संत आत्मा घास खुद ही निकल ली थी। लेकिन अभय के लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना था। उस गहरे सदमे से बाहर आने के बाद अभय अचानक जोर से हंसने लगा। उसने नीलकंठ संप्रदाय की दिशा में देखा और मन ही मन बुदबुदाया, लगता है अब बड़े भाई को भी अपने छोटे भाई के ही भरोसे रहना पड़ेगा। ध्रुव ने रायजादा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए बलवंत रायजादा अब अपना पूरा ध्यान ध्रुव को आगे बढ़ाने पर लगाना चाहते थे। रायजादा परिवार में हर कोई यह बात जानता था, इसलिए अब ध्रुव के प्रति उनका रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। नीलकंठ संप्रदाय वापस लौटते वक्त रास्ते में जो लोग पहले ध्रुव से नफरत करते थे, वो भी अब खुद आगे बढ़कर उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन श्रुति को छोड़कर बाकी सबके लिए ध्रुव का बर्ताव न तो बहुत गर्मजोशी भरा था और न ही बहुत रूखा।
वो बस सबसे दूरी बनाकर चल रहा था। ध्रुव और श्रुति को एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और मजाक करते देखकर बहुत से लोग मन ही मन श्रुति से जल रहे थे और साथ ही उन्हें ध्रुव के साथ किए गए अपने पुराने बर्ताव पर भी बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें इतना गहरा पछतावा था कि अगर बस चलता तो वो खुद का सिर पीट लेते, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। आखिरकार इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। श्रुति, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। तुम जानती हो कि मेरा कमरा कहाँ है। नीलकंठ संप्रदाय पहुंचने के बाद ध्रुव ने सिर्फ श्रुति को अलविदा कहा और बाकियों के जज्बातों की रत्ती भर भी परवाह किए बिना बड़े ही स्वैग और रुतबे के साथ वहां से चला गया। ध्रुव को ऐसे जाते हुए देखकर समर्थ के चेहरे के भाव बहुत ही उलझे हुए थे। वो सच में ध्रुव से कहना चाहता था, ध्रुव, हमारे रायजादा संघ में शामिल हो जाओ। अगर तुम चाहो तो संघ के मुखिया की कुर्सी भी ले सकते हो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो जानता था कि अब ध्रुव से नजरें मिलाने तक की उसकी औकात नहीं थी। उसे यह भी पता था कि अगर वो कहेगा भी तो ध्रुव कभी उसके संघ में शामिल नहीं होगा। यहां तक कि समर्थ को खुद लगने लगा था कि रायजादा संघ ध्रुव के लायक ही नहीं है। वो ध्रुव जिसने महारथी क्षेत्र के 7वें स्तर वाले इंसान को धूल चटा दी थी। वो पूरे अंदरूनी इलाके में एक चमकता हुआ सितारा था। ध्रुव सीधे अपने कमरे में नहीं गया, वो अंदरूनी इलाके के मिशन हॉल की तरफ चला गया। अंदरूनी शिष्य काफी आजाद होते थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपनी मर्जी से संप्रदाय में रहकर साधना करना पसंद करते थे। इसका कारण यह था कि नीलकंठ संप्रदाय उन्हें साधना के लिए भारी मात्रा में संसाधन दे सकता था। साल में एक बार होने वाले आध्यात्मिक औषधि का शिकार को छोड़ दें तो यह मिशन हॉल ही वो इकलौता रास्ता था जहां से शिष्य साधना के संसाधन कमा सकते थे। जैसा कि नाम से ही साफ था, इस हॉल में हर तरह के मिशन चुने जाते थे और उन्हें पूरा करने के बाद शिष्यों को उनका सही इनाम दिया जाता था। यहाँ आसान मिशन भी थे और कुछ बहुत ही खतरनाक भी। आसान मिशनों में लोगों का खोया हुआ सामान ढूंढना या किसी काफिले की हिफाजत करना शामिल था, जबकि खतरनाक मिशनों में खूंखार दरिंदों को मारना या किसी बड़ी लड़ाई में मदद करना शामिल होता था। और जाहिर सी बात है, मिशन का इनाम उसकी मुश्किल के हिसाब से ही तय होता था। ये सारे मिशन इतने आसान क्यों हैं? ध्रुव मिशन हॉल के अंदर खड़ा था और अपना हाथ ठुड्डी पर रखे सोच रहा था। वो मिशन बोर्ड पर टंगी मिशन की पर्चियों को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी उसे अपनी पसंद का कोई मिशन नहीं मिला। उसके शरीर में मौजूद उस दिव्य बिजली की वजह से अगर ध्रुव अपनी साधना का स्तर बढ़ाना चाहता था तो उसे बहुत ही भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत थी। उसकी ये भूख कुछ संत आत्मा घास खाने से शांत नहीं होने वाली थी। इसलिए ध्रुव ने अपना अगला निशाना दिव्य आत्मा मोती पर लगा रखा था। लेकिन पूरा मिशन बोर्ड छान मारने के बाद भी सबसे बड़े मिशन का इनाम भी बस कुछ संत आत्मा घास ही था। दिव्य आत्मा मोती, उसके बारे में तो सोचना भी बेकार था। लगता है मुझे बूंद बूंद करके ही घड़ा भरना पड़ेगा। यह सोचते ही ध्रुव ने एक बहुत ही पागलपन भरा फैसला लिया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और मिशन बोर्ड पर टंगे वो सारे मुश्किल मिशन झपट ली जिनका इनाम संत आत्मा घास था। उसने एक झटके में ऐसे दर्जनों मिशन अपनी मुट्ठी में भर ली। लानत है, जरा देखो तो वो लड़का क्या कर रहा है। क्या वो पागल हो गया है? कहीं वो यहाँ तमाशा खड़ा करने तो नहीं आया है? ध्रुव की इस हरकत ने निस्संदेह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उनकी नजरों में ध्रुव की उम्र देखकर यही लग रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर पर होगा और उन मुश्किल मिशनों को पूरा करने के लिए कम से कम महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर की ताकत चाहिए थी, जो कि उसके बस की बात बिल्कुल नहीं थी। इसलिए हर किसी को लग रहा था कि या तो ध्रुव पागल है या फिर वो बस तमाशा करने आया है। लेकिन आखिरकार मुश्किल मिशनों की गिनती भी सीमित ही थी, इसलिए संत आत्मा घास का इनाम देने वाले सारे मिशन हथियाने के बाद ध्रुव ने अपनी नजरें मध्यम स्तर के मिशनों पर गड़ा दी। अगर ध्रुव पागलों की तरह सिर्फ मुश्किल मिशन उठाता तो वो केवल लोगों का ध्यान खींचता,
लेकिन जब ध्रुव ने मध्यम स्तर के मिशनों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो उसने सीधे सीधे लोगों की नफरत मोल ले ली। ओ ये तू क्या कर रहा है? क्या तेरे दिमाग में कोई खराबी है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाने वाले इंसान की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो इस इंसान को जानता था। ये वही लड़का था जिसने ध्रुव के साथ ही अंदरूनी शिष्य की परीक्षा दी थी और लोग इसे बहुत ताकतवर मानते थे। इसका नाम था देवराज। उस वक्त देवराज का चेहरा गुस्से से बहुत भयानक लग रहा था। काफी देर तक माथा पच्ची करने के बाद उसे आखिरकार अपनी पसंद का एक मिशन मिला था, लेकिन ध्रुव ने उसे भी झपट लिया था। अगर ध्रुव सच में वो मिशन पूरा करना चाहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि ध्रुव बस यूं ही पर्चियां इकट्ठा कर रहा था और ये बात देवराज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम मुझे गाली दे रहे हो? ध्रुव ने बहुत ही शांति से पूछा। हाँ दे रहा हूं, तो क्या कर लेगा? क्या तुझे कोई दिक्कत है? तुझे क्या लगता है कि ये मिशन बोर्ड तेरे बाप का है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं तू पागलों की तरह ये मिशन इसलिए हथिया रहा है ताकि यहां तमाशा खड़ा कर सके। छटाक! इससे पहले कि देवराज अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोरदार थप्पड़ सीधे उसके चेहरे पर जा पड़ा। उस थप्पड़ में इतनी भयानक ताकत थी कि देवराज को लगा मानो वो हवा में तैर रहा हो। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून के साथ 3 दांत बाहर आ गिरे। पूरी भीड़ में खलबली मच गई, क्योंकि अभी अभी हर किसी ने साफ महसूस कर लिया था कि ये सीधा सादा दिखने वाला लड़का असल में महारठी क्षेत्र के 6ठे स्तर का एक खौफनाक लड़ाका था। उसका दबाव इतना भारी और घना था कि सबकी बोलती बंद हो गई। महारठी क्षेत्र का 6ठा स्तर भले ही ये अंदरूनी इलाके में सबसे ऊंचा स्तर नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र में 6ठे स्तर तक पहुंचना ये लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी था। गरुड़ संघ के ड्रैगन और टाइगर भाई भी महारठी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर ही थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि उनके सामने खड़ा ये लड़का उन दोनों भाइयों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ध्रुव ने भीड़ की उन फटी फटी और हैरान नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने मिशन की वो सारी पर्चियां अपने कंधे पर टंगे बैग में ठूंसी, फिर जमीन पर पड़े देवराज की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अगली बार जब अपना मुंह खोलना तो जरा तमीज से बात करना। मैं जितने चाहूं उतने मिशन लूंगा और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद ध्रुव बड़े ही स्वैग और शान से वहां से चला गया। उसकी अभी की ताकत को देखते हुए महारठी क्षेत्र के 7वें स्तर वाले लड़ाके भी उसके सामने कुछ नहीं थे। यहां तक कि अगर उसका सामना 8वें स्तर वाले किसी इंसान से हो जाए तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर उसे भी एक जबरदस्त टक्कर दे सकता था। जहां तक वो जानता था, पूरे अंदरूनी इलाके में सबसे ताकतवर लोग 8वें स्तर के ही थे और ऐसे मुश्किल से 10 ही लोग थे। इसलिए पूरे अंदरूनी इलाके में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे उसे डरने की जरूरत थी। और हाँ, सुमेधा से मिलने के बाद उसे इस बात की चिंता भी नहीं रही थी कि लोग उसके इस खास शरीर और इतनी तेज साधना की रफ्तार पर शक करेंगे। आखिरकार अंदरूनी इलाके में सुमेधा जैसी एक जीनियस पहले से ही मौजूद थी। नीलकंठ संप्रदाय में, नभोमंडल प्रांत में और यहाँ तक कि पूरे नवखंड महाद्वीप में न जाने ऐसे कितने ही और भी भयानक जीनियस होंगे। इसलिए अभी वो अपना जो हुनर दुनिया को दिखा रहा था उस पर शक किए जाने जैसी कोई बात नहीं थी। यही कारण था कि ध्रुव को लगा कि अब अपनी ताकत छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम अब वो दूसरों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। रायजादा परिवार के उस जलसे के अनुभव के बाद ध्रुव को एक बहुत बड़ा उसूल समझ में आ गया था। लोग तभी इज्जत करते हैं जब आपके पास ताकत हो। इसलिए अब से वो किसी भी ऐसे इंसान पर रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाएगा जो उसकी बेइज्जती करने की जुर्रत करेगा। ये लड़का आखिर है कौन? अभी इसके शरीर से जो ऊर्जा बाहर निकल रही थी वो सच में बहुत खौफनाक थी। मुझे नहीं लगता मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना है। ध्रुव की पीठ को जाते हुए देखकर लोग आपस में फुसफुसाने और बातें करने लगे। मैं जानता हूं ये कौन है। ये ध्रुव है और ये वही लड़का है जिसने गरुड़ संघ के बुलावा को ठुकरा दिया था। ठीक उसी वक्त किसी ने चिल्लाकर कहा,
ये शब्द सुनते ही पूरी भीड़ एक बार फिर से हैरानी से चीख पड़ी। जहां तक जमीन पर पड़े देवराज का सवाल था, उसका पूरा शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। महारथी क्षेत्र के छठे स्तर का एक ऐसा लाका जिसे गरुड़ संघ भी अपने साथ मिलाना चाहता था। ये कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो दुश्मनी मोल लेने की सोच सके। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अगर तुमने मुझे रोकने की जुर्रत की तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। ध्रुव जैसे ही मिशन हॉल से बाहर निकला, उसके कानों में एक लड़की की तेज और गुस्से से भरी आवाज पड़ी, सुमेधा। वो आवाज सुनकर ध्रुव तुरंत चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि सुमेधा किसी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वो तेजी से आवाज की दिशा में भागा और सच में कुछ ही दूरी पर उसे सुमेधा दिखाई दे गई। लेकिन इस वक्त सुमेधा को तलवार संघ के लगभग दर्जन भर गुंडों ने घेर रखा था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को छुपाया नहीं था, इसलिए ध्रुव साफ महसूस कर सकता था कि उनमें से ज्यादातर लोग महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। उनमें से जो सबसे ताकतवर लड़का था वो महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। उस लड़के का कद लंबा था, रंग गोरा, भौहें घनी और आंखें बड़ी बड़ी थीं। एक तरह से कहा जाए तो वो बिल्कुल किसी चॉकलेटी बॉय जैसा दिख रहा था। वो अभी सुमेधा को देखकर एक बेहद घटिया मुस्कान दे रहा था और तलवार संघ के वो सारे लोग सरेआम सुमेधा पर फप्तियां कस रहे थे। लेकिन शायद सुमेधा के ऊंचे रुतबे की वजह से उस गोरे लड़के की छेड़छाड़ का तरीका थोड़ा अलग और सीधा था। इसकी वजह से सुमेधा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो बस फटने ही वाली है। ये नजारा देखकर ध्रुव, जो पहले उसकी मदद करने जा रहा था, उसने तुरंत अपने कदम रोक ली। वो सुमेधा की असली ताकत बहुत अच्छे से जानता था। वो महारथी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी, फिर भी वो लोग उसे छेड़ने की हिम्मत कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो लोग अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, वो लड़की अभी भी अपनी ताकत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो खून का घूंट पीकर सब बर्दाश्त कर रही थी और हमला नहीं कर रही थी। तो ध्रुव भी चुपचाप मजे लेने के लिए तमाशा देखने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। वो मन ही मन हंसते हुए सोच रहा था, देखते हैं तुम ये सब और कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाती हो। सुमेधा जी, मैं वेदांत आपको सच में बहुत पसंद करता हूं। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? इस पूरे अंदरूनी इलाके में, चाहे बात रुतबे की हो, ताकत की हो या शक्ल सूरत की, मुझ वेदांत के अलावा आपके लायक और कौन हो सकता है? वेदांत नाम के उस गोरे लड़के ने बड़े ही गहरे जज्बातों के साथ अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसकी वो ठरकी आंखें लगातार सुमेधा के शरीर को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं, और जहां भी उसकी नजर किसी आकर्षक जगह पर पड़ती, वो खुद को अपने होंठ चाटने से रोक नहीं पाता था। सुमेधा के सब्र का बांध अब सच में टूट चुका था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि कोई उसे इस तरह तंग करे। लेकिन जैसे ही वो अपना गुस्सा फूटने वाली थी, उसकी नजर अचानक भीड़ में खड़े एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक खुराफाती आइडिया आया। उसने अपने चेहरे से गुस्से के भाव हटा लिए और थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए वेदांत से कहा, असल में मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूं। क्या तुम्हारा कोई आशिक है? कौन है वो? सुमेधा की बात सुनकर वेदांत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया हो, और वो तुरंत आग बबूला हो गया। सुमेधा एक घमंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसने भीड़ की तरफ अपनी नजरें घुमाई और बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, जानो, यहां कोई मुझे परेशान कर रहा है और तुम बस खड़े तमाशा देख रहे हो। और वो जिस इंसान की तरफ देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि भीड़ में खड़ा ध्रुव ही था। लानत है, ध्रुव ने मन ही मन खुद को कोसा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमेधा उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगी, और उसने तो सरेआम ध्रुव का बेवकूफ भी बना दिया था। साफ दिख रहा था कि सुमेधा उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। भले ही वो अंदर से चिढ़ गया था, लेकिन एक मर्द होने के नाते और चारों तरफ से लोगों की गड़ती हुई नजरों का सामना करते हुए ध्रुव भला पीछे कैसे हट सकता था? आखिरकार वो पहले सुमेधा की मदद करने की ही तो सोच रहा था। बेबी, मैं तो बस अभी आया हूं। कौन सा कमीना तुम्हें परेशान कर रहा है? रुको,
मैं अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। ध्रुव ने भी गजब की एक्टिंग की और भीड़ से बाहर निकल आए। वो सुमेधा के सामने आया, एक शरारती मुस्कान दी और फिर एक ऐसी हरकत कर दी जिसने वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ा दिए। उसने अपना हाथ लहराया और हवा का एक तेज झोंका पैदा हुआ। उस झोंके ने उस नाजुक सी खूबसूरत लड़की सुमेधा को सीधे ध्रुव की बाहों में धकेल दिया। ये नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और जबड़े जमीन से जा टकराए। हर किसी का मुंह खुला रह गया और कुछ लोगों की तो आंखें ही बाहर आने को हो रही थीं। आखिर सुमेधा थी कौन? वो अंदरूनी इलाके की एक ऐसी जीनियस थी जिसे हर कोई जानता था, और वो एक मशहूर हुस्न की परी भी थी। भले ही बहुत कम लोगों ने उसे सामने से देखा था, लेकिन जिसने भी देखा था वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। बहुत से लोग तो उसे अपनी आंखों की देवी मानते थे। जिनकी ताकत और रुतबा बहुत बड़ा था, वो सीधे जाकर सुमेधा से अपने प्यार का इजहार करते थे। ये वेदांत भी उन्हीं आशिकों में से एक था। तुम इतने सारे लोगों के सामने खुद के साथ ऐसी छेड़छाड़ होते देख सुमेधा भी गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी, लेकिन ये सोचकर कि ध्रुव ये सब उसी के फायदे के लिए कर रहा था, उसने अपने गुस्से को पी लिया। वो न सिर्फ शांत रही, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी की एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो ध्रुव की बाहों में ही चिपकी रही। उस पल ध्रुव अपने पेट पर उन दो नाजुक और मुलायम एहसासों को छूता हुआ महसूस कर सकता था। उस आरामदायक एहसास ने पल भर में उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ा दी। इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने सुमेधा को थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में भींच ली और जी भरकर उस मुलायम एहसास के मजे लेने लगा। कमीने, कौन है तू? अपनी देवी को अपनी ही आंखों के सामने किसी और की बाहों में सिमटते देखकर वेदांत का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर सीधा वार कर दिया हो और उसके शरीर से जान से मार देने वाली एक खतरनाक ऊर्जा बाहर निकलने लगी। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिससे सुमेधा प्यार करती है। ध्रुव ने अपना सीना चौड़ा किया और बहुत ही घमंड से अपना सिर ऊंचा उठाते हुए कहा, घटिया इंसान। सुमेधा ने मन ही मन उसे गालियां दी। कोई भी समझ सकता था कि ध्रुव के कहने का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि सुमेधा उसके प्यार में पागल थी, न कि वो सुमेधा के तेरी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार वेदांत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पीठ पर बंधी तलवार निकाली और सीधा ध्रुव पर वार कर दिया। जानू, इसे मेरी तरफ से एक अच्छा सा सबक सिखा दो। जिस बात ने ध्रुव की बोलती बंद कर दी वो ये थी कि उसकी बाहों में लिपटी सुमेधा ने अचानक उसे बाहर की तरफ धक्का दे दिया। उस धक्के में इतनी ताकत थी कि वो सीधा वेदांत की तलवार की नोक की तरफ जा गिरा। ये साफ साफ ध्रुव का फायदा उठाना था और वो बिना किसी शर्म के खुलेआम अपना बदला ले रही थी। लेकिन ध्रुव के पास क्या ताकत थी? महारथी क्षेत्र के 7वें स्तर वाले लोग भी उसके सामने टिकने के लायक नहीं थे, तो फिर ये 6ठे स्तर का लड़का किस खेत की मूली था? धड़ाम! ध्रुव ने एक तरफ झुककर वेदांत के हमले को चकमा दे दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपना पैर उठाया और वेदांत को एक ऐसी जोरदार किक मारी कि उसकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई। लड़के, लगता है तेरी मौत आई है। ये देखते ही तलवार संघ के बाकी बचे दर्जन भर गुंडों ने अपने हाथों में तलवारें लहराई और अंधाधुंध ध्रुव पर टूट पड़े। लेकिन वो ध्रुव का बाल भी कैसे बांका कर सकते थे? पलक झपकते ही वो दर्जन भर लोग इतनी बुरी तरह से पिट चुके थे कि उनकी नाकों से खून बह रहा था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो जमीन पर लौटते हुए दर्द से तड़प रहे थे। तब ध्रुव ने जमीन पर पड़े वेदांत के शरीर पर अपना पैर रखा और पूरे रुतबे के साथ कहा, अगर भविष्य में तूने मेरी जानू को परेशान करने की जुर्रत भी की तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद ध्रुव हंसता हुआ सुमेधा के सामने गया और बिना किसी झिझक के उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने कहा, चलो जानू, कहीं बैठकर बातें करते हैं। और वो बड़े ही स्वैग के साथ उसे लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये लड़का आखिर है कौन? इसकी सुमेधा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? उन दोनों को इस तरह एक
दूसरे से चिपक कर जाते हुए देखकर जहां एक तरफ लोग ध्रुव की पहचान पर शक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई आशिकों के दिल टूटने की आवाजें भी साफ सुनी जा सकती थीं। चलते वक्त ध्रुव सच में एकदम बेफिक्र था। उसने सुमेधा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। वो सुमेधा की उन गुस्से से भरी नजरों और उस छोटे से हाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था जो चुपके चुपके उसकी बाह को चिकोटी काट रहा था। ध्रुव के दिमाग में बस यही चल रहा था, भले ही मुझे इस दर्द को सहना पड़े, लेकिन मैं तेरा फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। वो कहते हैं ना, अगर तुम छोटे मौकों का फायदा नहीं उठाते तो तुम किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकते। मुझे अपनी ढाल बनाने की ये कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। कमीने, बस बहुत हुआ। जैसे ही वो दोनों ध्रुव के कमरे में दाखिल हुए, सुमेधा ने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया। हवा का एक तेज झोंका गुजरा और सुमेधा की एक बेहद खतरनाक किक हवा को चीरती हुई सीधा ध्रुव की तरफ आई। लानत है, ध्रुव के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि चाहे वो रफ्तार हो या ताकत, सुमेधा उन दोनों ही चीजों में उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। ये लड़की पहले ही महारथी क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।